जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद। प्यारे भाइयों, उम्र में मुझसे बड़े सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, माओ, मुझे आपके बीच में आके बड़ा हर्षोल्लास महसूस हो रहा, लेकिन आज मेरे मन में पीड़ा का सैलाब भी बहुत तेजी से मेरे दर्द को बढ़ा रहा है। मैं प्रबुद्ध सम्मेलन पे अपनी बात को रखूंगा, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन पे बात को रखने के दौरान मैं अपने हृदय की तकलीफ को भी आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप अपने स्थान पर अनुशासन में बैठ जाएंगे, अपने फोन को बंद करके मेरी बात पे अपना ध्यान लगाएंगे, मेरे दर्द को अपने दर्द से जोड़ेंगे और थोड़ी सी तकलीफ को सहकर इस दर्द को आत्मसात करने का काम करोगे तो मेरा विश्वास मजबूत हो जाएगा कि बांदा में जाकर जब मैं अपनी तकलीफ को बयां करता हूं तो मेरी बात को सुनने वाले लोगों पे उस बात का असर जाता है। और अगर आप लोग गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए कहीं उधर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, कहीं इधर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, ताली बजाते रहे, वीडियो बनाते रहे, तो मुझे महसूस होगा कि अभी आप लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। और जब ये मुझे महसूस हो जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जहां मुझे महसूस हो जाएगा फिर मैं वहां का समय कम दूंगा। समय कम देने से उस तरह के नेतृत्व की क्षमता का निर्माण नहीं हो पाता। वो क्षेत्र और क्षेत्रों की अपेक्षा उतना ताकतवर नहीं हो पाता जितना ताकतवर उसको आंदोलन में होना चाहिए। इसलिए मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने फोन को जेब में रखें और जो जहां है वहीं बैठ जाए। अगर मजबूरी में बैठ नहीं पा रहे हैं तो दीवार के कोने से जाके लग के खड़े हो जाएं, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो। क्योंकि जब बात चलेगी और दूर तक जाएगी तो फिर पसीना भी आएगा, गर्मी भी लगेगी, बैठने में तकलीफ भी होगी। तो ये मेरा आखिरी आपसे अनुरोध है। मुझे पता है कि संख्या ज्यादा है, इसीलिए बाहर हम लोगों ने स्क्रीन का जुगाड़ करवाया था, व्यवस्था कराई कि जो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे वो बाहर स्क्रीन के माध्यम से वहीं बैठ के मेरी बात को सुन लेंगे और उस बात पे काम करेंगे। अब इन कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग तो मुझे जिम्मेदार दिख रहे हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी दाईं तरफ है, जिनको देख के लगता है ये अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते होंगे, तो मेरी बात का इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के बच्चे वो बच्चे होते हैं जब स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं, इधर उधर झांक रहे होते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। और जब पेपर आता है और वो जवाब देने की बारी आती है तो क्योंकि उन्होंने समय पे पढ़ा कुछ नहीं होता है तो मजबूरी में लिख कुछ नहीं पाते, तो उनका रिजल्ट भी क्या आता है, क्या आता है, 0 आता है। तो वो फेल हो जाते हैं और वही बार बार जाके कहते हैं अपने माँ बाप से कि हम तो पेपर बहुत अच्छा करके आए थे लेकिन मास्टर ने हमें फेल कर दिया। मास्टर कोई किसी को फेल नहीं कर रहा है,
बहुत मुश्किल है कि मास्टर फेल कर दे। अगर आपके अंदर प्रतिभा हो, आप लोग अपनी कमजोरी की वजह से फेल हो रहे हो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का काम करो, अपने अंदर क्षमता पैदा करने का काम करो। बहुत बहुत आभार प्यारे साथियों। और आज मैं पार्टी के सम्मानित नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश के नेतृत्व को, मंडल के नेतृत्व को, जिले के नेतृत्व को, विधानसभा के नेतृत्व को और उनके साथ साथ वॉलंटियर भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज इस कार्यक्रम में की। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर भारत की धरती में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, अहिंसा का, सत्य का, प्रेम का, समर्पण का, त्याग का, पूरी दुनिया को मार्गदर्शक करने वाले महामानव तथागत बुद्ध को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके बाद अंधविश्वास, पाखंडवाद की लाठी को 600 साल पहले मजबूर करने वाले और अंधविश्वास, पाखंडवाद के सारथियों को अपने ज्ञान के बलबूते मजबूर करने वाले जगत गुरु सदगुरु भगवान रविदास जी महाराज को भी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। अंधविश्वास, पाखंडवाद को, अज्ञानता को दूर करने वाले संत कबीर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरु नानक देव जी के मानवता के हितैषी और भाईचारा, बंधुत्व का नारा देके लोगों को जागरूक करने वाले, लोगों में विश्वास पैदा करने वाले, लोगों में भाईचारा पैदा करने वाले गुरु नानक देव जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को भी याद करता हूं। मैं चक्रवर्ती सम्राट शिवाजी महाराज को भी याद करता हूं। और मैं तो चक्रवर्ती सम्राट ही कहूंगा, टीपू सुल्तान जी को भी आज इस धरती से नमन करता हूं। प्यारे भाइयों, गुलाम भारत में शिक्षा की जोत जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करता हूं। मां फातिमा शेख जी को नमन करता हूं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी को नमन करता हूं। अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो आरक्षण का फॉर्मूला भारत के अंदर आता ही नहीं। सम्मानित साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण को तो जन्म दिया ही, लेकिन उस समय में विद्यालय खुलवाकर, छात्रावास खुलवाकर, वंचितों के मुक्ति के रास्ते को खोलकर एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य, एक सराहनीय परिवर्तन उन्होंने करने का काम किया। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। महिलाओं के मुक्तिदाता, करोड़ों शोषितों, वंचितों के मसीहा वो थे तो हम हैं। विश्व तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि उनका योगदान, जो हजारों साल की गुलामी संविधान के आधार पर उन्होंने काट दी, उनका योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यारे भाइयों, मैं आदर्श संघ के नायक महामना रामसु वर्मा जी को भी नमन करता हूं। चौधरी महाराज सिंह भारती जी को भी नमन करता हूं। सर छोटू राम जी को भी नमन करता हूं। मैं
ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी पेरियार यादव को भी नमन करता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूं। माता दी वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। प्यारे भाइयों, मैं संतराम बीए प्रजापति जी को भी नमन करता हूं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल का बनाया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। और जब ऊंची जाति के लोगों ने विरोध किया तो बाबा साहब उस सम्मेलन में नहीं जा पाए, और जब नहीं जा पाए तो अपनी बात को किताब के माध्यम से लिखा, और वो किताब थी एलिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। वो किताब जो हम सब लोगों का पथ प्रदर्शन करती है। तो संतराम बीए प्रजापति जी को भी नमन करता हूं, परमानंद लोधी जी को भी नमन करता हूं, बाबू सिंह चौरसिया जी को भी नमन करता हूं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं, और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी नमन करता हूं। मां सरकारी भाई को भी नमन करता हूं, मां अवंतिका भाई लोधी को भी नमन करता हूं, मां पूनम देवी को भी नमन करता हूं, तमाम वीरांगनाओं को, मां रमा बाई को भी नमन करता हूं। उन सब माओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमें सबको जन्म दिया, अपने खून से हमें सींचा, भूखी रह के हमें दूध रूपी अपने खून से सींच के ताकतवर बनाने का काम किया। उन माओं को भी, उन तमाम माओं को भी मैं नमन करता हूं। उन तमाम सम्मानित बहुजन आंदोलन के नायकों को भी नमन करता हूं, जिनको बहुत पहचान पद प्रतिष्ठा की वजह से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने पूर्व के आंदोलन को सींचने के लिए जी जान लगाई, एड़ी चोटी का दम लगाया, और जब नीला झंडा लेके भी नहीं चल सकते थे तब इस झंडे को ताकत देने का काम किया। तमाम नायकों को नमन करता हूं जिनको इतिहास ने बुला दिया, जिनको इतिहास बुलाएगा उनको हम लोग वापस जिंदा करने का, अमर करने का काम आप लोगों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से करें। प्यारे भाइयों, जितने महापुरुषों के नाम मैंने लिए, मैंने नाम इसलिए लिए कि आपको समझ आए, क्योंकि भारत जातियों में बटा समूह है, लेकिन अगर जाति के आधार पर भी आप इन महापुरुषों को देखोगे तो इन सब का योगदान आपकी तरक्की में है। अगर आज मां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राजनीतिक दल हम लोग चला रहे हैं, लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की वजह से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इशारे के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जातियों से ऊपर उठ के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, किसने हमें आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है और किसने हमारी पीठ में छुरा रोकने का काम किया। इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। इसलिए जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया है, आजकल नौजवान पढ़ता नहीं है, मैं अपने नेताओं से कहूंगा कि वो पढ़ा करें, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो मेरा अटल विश्वास है कि अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीख जाएंगे। क्योंकि जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हो, अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो लड़ाई कैसे लड़नी है, तो लड़ कैसे पाओगे। सम्मानित साथियों, मैं उन तमाम भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, चाहे वो मिशन 78 के हों, अधिवक्ता संघ के हों, भाईचारा कमेटी के हों, भीम आर्मी के भाई हों, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी हों, आजाद समाज पार्टी के कर्मठ सिपाहियों जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, इनका पैसा कहां से आ रहा। तो मैं मानता हूं कि जिसको गुलामी की बेड़ियां काटनी है, जिसको अपने ऊपर होने वाले जुर्म जाति अन्याय अत्याचार को खत्म करना है, वो समाज इतिहास गवाह है कि भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, ये अपने एक एक टाइम की रोटी को काटकर इस कार्यक्रम में सहयोग करके इस कार्यक्रम को कराते हैं। मेरे आने जाने में किराए से लेकर, प्यारे भाइयों,
मेरे आने जाने के किराए से लेकर मेरे खाने तक की व्यवस्था भी यही समाज के लोग करते हैं। इसलिए मैं इनका ऋणी हूं और जब तक मेरे जीवन में आखिरी सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा मेरे अंदर रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक मिशनरी कार्यकर्ता बनकर इस आंदोलन को सींचने का काम करूंगा, अपना खून का कतरा लगाने का काम। सम्मानित साथियों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों, मैं बांदा पहले भी आया था जब डॉक्टर अनूप पटेल जी ने कार्यक्रम कराया था। आज सब लोगों ने सहयोग करके भयंकर बारिश में एक तूफान यहां लाने का काम किया। लेकिन प्यारे भाइयों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, आज मेरे पास इसका कारण, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, जब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, लंबे समय से नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है। मुझे भी कहा जाता था चंद्रशेखर तो भी नौजवान है, आज सारी बातों के जवाब दूंगा कि ये तो अकेले क्या कर लेंगे, ये तो भी भीड़ को है, नौजवान तो आता है, वोट तो नहीं है। लेकिन सम्मानित प्यारे बंधुओं, आप नौजवान भाइयों के संघर्ष में और अनुभवी साथियों की मेहनत ने, उनके अनुभव ने आज भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते थे कि नौजवान कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो लोग कहते थे नौजवान नौसिखिया होता है, मैं तो इतिहास का छात्र हूं। इस देश में आजादी की लड़ाई में सरदार करतार सिंह सराबा 19 साल के थे जब बलिदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी 23 साल के थे और जब जनरल ओडवाल को वहीं लंदन में जाकर जलियांवाले बाग के अन्याय का बदला लेने का काम शहीद शिरोमणि सरदार भगत सिंह जी ने किया था, वो भी नौजवान थे और हक वंचित समाज के, आदिवासी समाज के हक हकूक की लड़ाई को धरातल में लड़ने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा भी नौजवान थे। नौजवान अगर तय कर ले तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है, मेरी बात को आप याद रखना। नौजवान अगर तय कर ले तो आंधियों का रुख मोड़ सकता है और तूफानों को अपने कब्जे में कर सकता है। नौजवान को युवा कहते हैं और युवा का विलोमर्थी होता है वायु। ना युवा को कोई रोक सकता है, ना वायु को कोई रोक सकता है। लेकिन नौजवान भाइयों, आज हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि ना बाबा साहब वापस आएंगे, ना दीना भाना साहब वापस आएंगे, ना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले वापस आएंगे, ना मान्यवर काशीराम साहब वापस आएंगे, ना महामना राम सुब्रमा वापस आएंगे, ना मैं वापस आऊंगा, ना आप वापस आएंगे। इस जीवन में जो करना है वही याद रखा जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास आपको याद रखे, वरना पैदा तो जानवर भी होते हैं और पैदा होकर मर भी जाते हैं, कोई याद नहीं करता। मैं गवाही के तौर पर कहना चाहता हूं, आप आज अपने दिल में हाथ रखना और अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम यही बैठे याद करना कि आपके दादा के दादा के दादा कौन से। मैं वचन देके कहता हूं कि 99% लोग बता नहीं पाएंगे जावेद साहब कि उनके दादा के दादा का क्या नाम था। मेरी बात को आप आज लिखवा रहे, क्यों नहीं लिखवा पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? जहां 112 साल अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो भी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, वहां इस समाज ने कभी अपने इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये खासियतें क्यों है
किसकी वजह से है, इसके अधिकार किसने छीने हैं, इनकी हालात का इनकी हालात का जिम्मेदार कौन है, इनका भाई कौन है और इनको हासिल पे लाने वाला कौन है, इस समाज ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आप अपने छठी पीढ़ी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप आपके जिले आपके प्रदेश में पैदा नहीं हुए, 100 साल से ज्यादा समय पहले पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जानते भी और मानते भी, उनकी तस्वीर को दिल से भी लगाते हो और अपने घर में भी लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते भी हो, मानते भी हो और उनके अगर कोई स्टैचू की उंगली तोड़ दे तो अपने खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इतिहास उनको याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, उनको इतिहास याद नहीं रखता। आज अगर ये ताकत बनी है जिससे पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग घबराए हैं, तो ये उस भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से बनी है, जिन लोगों ने अपने लिए ना जीके इस हकवंचित समाज को अपना सब कुछ मान के लड़ाई लड़ने का काम किया, मुकदमे खेले, जेलें काटी, लाठियां खाई। कई ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो गोली खाके भी जिंदा, इस वजह से ये ताकत बनी है। हमारे साथियों, प्रभु जन सम्मेलन क्यों? जब आप गांव में लौटोगे आपसे पूछेंगे लोग भाई ने क्या कहा, मां पूछेगी, बहन पूछेगी जो नहीं है, पिता पूछेंगे, दादा पूछेंगे आपका भाई क्या कह के गया, आपके गांव के लोग पूछेंगे, आपके दोस्त आप क्या बताओ, अगर याद नहीं रखोगे तो क्या बताओगे, और याद रखोगे तभी तो बताओगे ना। तो प्रभुजन सम्मेलन क्यों? आप इतिहास उठा के देखिए, प्रभुजन सम्मेलन पहले भी होते थे, सारी पार्टियां कराती थी, लेकिन एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाते थे और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध है और ये अबुद्ध है, ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तो मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकार को छीना नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे भाइयों, जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, राष्ट्रपति और चपरासी की संतान सब ऐसे समाज में ये बात आती है, जब सब जगह पे घूमना फिरना आना जाना क्षमता का अवसर है, तो फिर आजाद भारत में एक बार प्रभु और बाकी लोग बुद्धू कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताओ। ये तो मनुवादी व्यवस्था है, ये तो वो व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं कहती थी इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। मैं उस बैठ में नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहस आज भी तर्कसंगत है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस व्यवस्था को बना के अपने आप को ऊंचा बना के और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी करती, उनको आगे आकर पहल करनी चाहिए थी, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की, सदियों आप इस देश में जुल्म सहते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, अन्याय सहते रहे, ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, चर्चा करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चर्चा करूंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, विधवा विवाह नहीं होता था, जो विधवा हो जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था, बाल विवाह होते थे, पहला जो बच्चा होता था उसको जल समाधि दी जाती थी, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को तो, वंचित वर्गों को संपत्ति बनाने का, मकान बनाने का, जिनके उजाले में निकलने का, और का मुझसे मत कह पाओ,
लेकिन सत्य है मेरे भाइयों बहनों कि बहुत जगह पे तो तन ढकने का अधिकार का भी टैक्स देना पड़ता था। ये भी आपको शायद जानकारी है। और यही नहीं मेरे भाइयों, संस्कृति का बखान करने वाले 40 लोग नहीं बताते कि गरीब की बेटियों को शादी के बाद सामंतियों के घरों में तो रात गुजारनी पड़ती थी। ये नहीं बताए जाते थे। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज अगर एक भी कुप्रथा को लागू कराने का काम करता है तो हमारे दिल में आग लग जाती है और हम मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाओं में जकड़े देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आजादी दिलाने का काम किया और सरे बाबा साहब को जाता है, लेकिन संघर्ष शुरू राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने कर दिया था, ईवी पहले रामानायकर स्वामी ने कर दिया था। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं, ये नाम है, ये मात्र नाम नहीं है, ये आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका इतिहास है। और जो इतिहास से नहीं जुड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी बात को याद रखो। अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसको गले लगाओ, जो अपने से नीचे उसको बराबर में बिठाओ। अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को दोगे तब प्यार पैदा होगा। अगर किसी का हाथ छीनने का काम करोगे तो प्यार पैदा नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभुजन सम्मेलन का नाम रखा क्योंकि इन कमजोर वर्गों में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चिंतक हैं, पत्रकार हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं और प्रोफेसर हैं। तमाम जितने पद हैं, उन पदों को सुशोभित करने वाले लोग हमारे बीच वकील हैं, नेता हैं। तो अपने उन प्रमुख सम्मेलन को इकट्ठा करके उनके सामने सवाल रखते हैं कि आपका आने वाला भविष्य कैसे होगा। जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, मैं आपको चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर बिल्ली को देखकर कबूतर रेत में सड़ दे ले, आंखें बंद कर ले तो खतरा कम नहीं जाता। मेरे भाई याद रखना मेरी बात को, खतरा तो बरकरार रहेगा। इसलिए चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं, जाग जाओ, खड़े हो जाओ, लड़ो। नहीं लड़ोगे तो अभी सचेत करूंगा कि क्या क्या जा चला गया और क्या क्या जाने वाला। प्यारे भाई, इसलिए प्रबंधन सम्मेलन नाम रखा और पुराने रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीएस, किसी वकील के तमाम लोगों को घर घर तक संदेश पहुंचाया। ग्राम प्रधान को, पूर्व ग्राम प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, आओ जुड़ो, हम में कोई कमी है बताओ, लेकिन मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आंदोलन आगे बढ़ेगा तो शक्ति बनेगी और शक्ति बनेगी तो अधिकार मिलेंगे और अधिकार मिलेंगे तो जीवन में बदलाव होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए 6 मांगे प्रमुख रूप से रखी और जब सम्मेलन पहला शुरू हुआ सहारनपुर में और आज हम लोग 14वें सम्मेलन में हैं। जब प्रथम सम्मेलन सहारनपुर में शुरू हुआ तो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर क्या अजीब बात लेके आगे प्रबुद्धन हो गए, हम बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और प्रबुद्ध हो गए। लेकिन आज ये बात घर घर तक पहुंच गई है कि जो बात आजाद समाज पार्टी काशीराम ले गए स्वाभिमान सम्मान की, उस बात को कहने का दम किसी और दल में नहीं था। इसलिए आजाद समाज पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी ने प्रबुद्धन सम्मेलन कराने का काम किया। प्यारे भाइयों, पहले मैं 5-6 बातें आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद मैं अपने दर्द को आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि जब मेरा दर्द आपके पास जाएगा, वो दर्द आपके सीने में उठ जाएगा, तो मैं लिख के कह सकता हूं कि एक ऐसी क्रांति खड़ी होगी गांव से, एक ऐसी क्रांति चलेगी कि विरोधियों के काम टुकड़े हो जाएंगे और आपके आंसू सूख जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए हमने मांग उठाई कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब पहला सम्मेलन हुआ, चेक करा लो,
मेरा पार्लियामेंट का लोकसभा का पहला भाषण और उसका पहला अंश ये था, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, मानव काशीराम साहब ने कहा था तो जातिगत गणना होनी चाहिए। ये मांग मैंने पार्लियामेंट के पहले भाषण में उठाई और जब प्रबोधन सम्मेलन कराने शुरू करे तो आप महसूस करके देखो कि बहुत जल्द सरकार ने इस मांग को बिना किसी जानकारी के अचानक से अपनी कैबिनेट में पास कर दिया कि जातिगत गणना होनी चाहिए। लेकिन सामान्य साथियों, मेरी मांग सिर्फ जातिगत गणना की नहीं थी। मेरी मांग तो ये थी कि इसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए, जिससे ये पता लगे कि पाल समाज में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने वकील हैं, प्रजापति में, कश्यप में, सैनी में, मौर्य में, साकेर में, कुशवा में, विश्वकर्मा में, सैन में, दुनिया में, निषाद में, कश्यप में, तमाम जातियां हैं। चमारों में, बाल्मीकियों में, पारसियों में, धोबियों में, कोरियों में, खटिकों में, तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनमें ये पता लगना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी कितनों पे है, प्राइवेट नौकरी कितनों पे है, ट्रैक्टर कितने के पास है, बस कितनों के पास है, 4 पहियों गाड़ी कितनों के पास है, 2 पहियों गाड़ी कितनों के पास है, कितनों के पास साइकिल है, कितनों के पास जमीन है, कितनों के पास मकान है, कितनों के पास उद्योग धंधे हैं, कितनों के पास जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कितने के कितने लोग मीडिया में हैं, कितने लोग जुडिशरी में हैं, पता लगना चाहिए। ये मांग हमने उठाए रखी, हमारी मांग जारी है कि गणना हो तो उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो, कि पता लगे कि विषमता, आर्थिक विषमता कहां खड़ी है, और ये भी पता लगे कि अगर कोई योजना बने तो किन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये बात जारी होनी चाहिए, जानकारी होगी, डेटा होगा, तभी तो लाभ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद हमने दूसरी मांग प्रबोधन सम्मेलन के जरिए उठाई कि लगातार निजीकरण हो रहा है, आरक्षण को लेटरल एंट्री सुविधा आउटसोर्सिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है। तो आरक्षण के साथ जो लूट मचाई हो रही है, लूट मचाई बंद होनी चाहिए, और संविधान पे जो संभावित खतरे महसूस हो रहे हैं वो खतरे खत्म होने चाहिए। हमने तीसरी मांग उठाई, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे और न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म के लोगों पे जो हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, कि बुलडोजर चल रहा है, कि इनकाउंटर हो रहे हैं, कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, यह न्याय अत्याचार की समीक्षा होनी चाहिए और यह न्याय अत्याचार बंद होने चाहिए। आज हम पे पुलिस है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है और तमाम फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इस तरह से एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं पर हिंसा हो रही है, उनको डायल करके मारा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो यह न्याय बंद होना चाहिए। एक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं एक बिल लेके आया था प्राइवेट सेक्टर में, पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल, कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि भाई साहब ये कैसी मांग है, तो मैंने उनको बताया कि निजी क्षेत्र बनता कैसे। निजी क्षेत्र ऐसे बनता, भाइयों मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं, सिर्फ समस्या नहीं है, समाधान है हमारे पास। लोगों के पास समस्या है, हमारे पास समाधान है। तो मैंने कहा कि आप डिबेट करो निजी क्षेत्र बनता कैसे। पहले हजारों बीघे जमीन को कौड़ियों के भाव पे पूंजीपति को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। 100 रुपए लीज पे, 200 रुपए लीज पे, 500 रुपए लीज पे कौड़ियों के भाव महत्वपूर्ण जमीन को दिया जाता है। फिर उनको करोड़ों अरबों रुपए का लोन दिया जाता है सरकारी पैसे से, सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में पैसा किसका है? जनता का। जमीन किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी वजह से है? जनता की वजह से। फिर उनको टैक्स में छूट दी जाती है। अगर वो घाटे में चले जाए तो बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, फिर उसके बाद उनके टैक्स लोन माफ किए जाते हैं, तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। ये सारा ही साधन संसाधन जनता का है,
मैंने कहा कि 98% संगठित या संगठित प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या ये बात मैंने गलत उठाई? जोर से बताओ, गलत उठाई या सही? प्यारे भाइयों, मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया ये पढ़ना चाहिए पिछड़े वर्ग के भाइयों को, और साथ किसने दिया ये भी जानना चाहिए। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी 38 सिफारिशें जुड़ी हुई। और मंडल कमीशन को रोकने के लिए उसके पहले जो तमाम जो कमीशन बने, उन कमीशन की रिपोर्टों को भी डस्टबिन में डाल के रखने का काम किया गया। और ये जो आज की सरकार है, ये सरकार 2014 में इसी जाने के साथ आई थी कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल गई। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना, उनकी रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया। 20,000 पदों पर घोटाला हुआ, 5 दिन तक हम लोग लड़ते रहे, 6,800 नियुक्तियां जारी हुई और बाद में कोर्ट में मामला चला गया, पेंडिंग हो गया। प्यारे भाइयों, तो हमारी मांग यह थी कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों में क्रांतिकारी बदलाव और उन्नति होगी। आप लोग सहमत हो नहीं हो? सहमत बताओ। बहुत अच्छी बात। एक आखिरी हमारी डिमांड ये थी कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ना कि ईवीएम से। पहले दिन से हमारी डिमांड प्रबुद्धन सम्मेलन में ये थी। आप ये बताओ, जो लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव हो, वो हाथ खड़ा कर ले, और जो चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, वो हाथ नीचे कर ले। जिन्होंने बैलेट पेपर से कराना है वो हाथ, दोनों हाथ खड़े रखे। मीडिया के भाइयों को दिखा रहा हूं कि जनता क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और जनता क्या चाहती है। यहां नहीं, बाहर जाकर मेरी आवाज जा रही है, आप चेक करा लो। पूरी जनता ये चाहती है, कमजोर वर्ग ये चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्यारे भाइयों, आपने देखा होगा कई बार मैं पुलिस के भाइयों से उलझता रहता हूंगा, लेकिन मेरी पुलिस के भाइयों से कोई लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं उलझता क्यों? जब कई बार सब नहीं, कुछ पुलिस के भाई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे जनता को परेशानी होती हो और नेताओं के रास्ते आसान होते हो। जब कोई अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा होता हो और पुलिस के भाइयों को जिम्मेदारी दी जाए कि इनको किसी भी तरह हटाओ, लाठी बजाओ, जेल भिजाओ, खींचो, कुछ भी करो, तब मैं उनसे लड़ पड़ता हूं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की नौकरी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, उनकी वेतन में संगठित दूर हो, भोजन स्कीम खत्म की जाए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, अगर इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद ने किया। इस बात को ध्यान रखना। और उठाने का नहीं कह रहा हूं, अवसर आने दीजिए, पहली कैबिनेट में ये लागू करके दिखाएंगे हम लोग, मेरी बात को आप याद रखें। लेकिन पुलिस के भाइयों से भी करूंगा कि गरीबों पे डंडा चलाते हुए ये सोच लिया करो कि ये आप ही के परिवार के लोग हैं, घुमाया जोर से करा करो और मारा बहुत आराम से किया करो, क्योंकि ये आपके बच्चों के हकों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाइयों। ये आपको भी कहना था। होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के भाइयों को सम्मानित वेतन नहीं मिलता,
उनके वेतन में वृद्धि हो, इस मांग को किसने उठाया? चंद्रशेखर आजाद। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को सम्मानित वेतन मिले कम से कम 20,000 रुपए, इस मांग को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद। ये जवाब है जो कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये उनको जवाब है। जो कहते थे कि नौजवान नौसिखिया होते हैं, ये उनको जवाब है कि 7 मिनट में अगर 25 से ज्यादा मुद्दे किसी ने उठाने का काम किया पार्लियामेंट में, तब आपके चंद्रशेखर आजाद ने। नौजवानों के लिए रोजगार के मुद्दे को, बीएड के भाइयों को अध्यापक की नौकरी, पीटीसी के भाइयों को अध्यापक की नौकरी मिले, इस मांग को अगर किसने उठाने का काम किया, बेरोजगारों की मांग को उठाने का काम किया, तो चंद्रशेखर आजाद ने। प्यारे भाइयों, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, इनकी मांग को भी वेतन वृद्धि की अगर किसी ने उठाने का काम किया तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। जब स्कूल बंद किए जा रहे थे मर्ज करने के नाम पे, पत्र लिख के और पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करके और चेतावनी देके कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो सड़कों पर मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं, उस मर्ज के काम को बंद कराने का काम अगर किसी ने किया तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया, आपकी ताकत से किया। और इसके बाद हजारों स्कूल जो बंद कर दिए गए थे 1 किलोमीटर के अंदर वाले, 50 से कम बच्चों वाले भी, उनको पुनः खोलना पड़ा। प्यारे भाई, किसके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता? सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है सज्जनों? गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग के बच्चे। और महापुरुष कहते गए, चाहे परमानंद जोगी जी हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे नारायण गुरु हो, सब एक ही बात कहते गए कि एक रोटी कम खाना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और आज मैं आपको कह रहा हूं, बर्तन बेच देना, खून बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए मेरे वाले यार, ये भी इस बात को आगे कह रहा हूं, जब अवसर मिलेगा तो 2,000 रुपए नहीं दूंगा आप लोगों को भत्ते के नाम के, बेरोजगारी भत्ते के। आपको 5 किलो अनाज नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन देने का काम करेंगे। मेरी बात को अभी तो उस एजुकेशन को प्राप्त करके, क्योंकि 2,000 रुपए में गरीबी नहीं मिटेगी मेरे भाई, 2,000 रुपए में नहीं मिटेगी, 5 किलो आटे से नहीं मिटेगी, 5 किलो गेहूं से नहीं मिटेगी, 2 किलो चावल से, चने से नहीं मिटेगी। लेकिन जब पढ़ लिख के आपका बच्चा 50,000 रुपए की नौकरी करेगा तो आपकी गरीबी मिटेगी और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। प्यारे भाइयों, बीच में पानी वाली लाके डिस्टर्ब मत करो। मैं तो उन लोगों का नेता हूं जो खेत में सुबह से काम करना शुरू करते हैं और जितनी बड़ी आपकी पानी की बोतल है उससे 2 गुना पसीना उनके बदन से निकलता है, तब जाकर उनको रोटी मिलती है। मैं तो उनका नेता हूं खोड़ा में जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कल आपने देखा होगा, मैं उनके आंदोलन में गया था। मैं उनका नेता हूं जिनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है, जिनसे उनके बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिनसे उनके बच्चों पे जान का खतरा बन रहा है। मैं तो उनका नेता हूं। प्यारे भाइयों, माने जब इस बार पार्लियामेंट का सत्र चला, SIR को लेकर एक बड़ा विरोध हुआ। इस वजह से कई मुद्दे मैं सदन के पटल में नहीं उठा पाया, लेकिन मैंने घंटे घंटे भर तख्ती लेके कड़ी धूम में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके मुद्दों को जगह देने का काम किया। मीडिया में चर्चा में लाकर लो सरकार को कमजोर करने का काम किया, सरकार को मजबूत करने का काम किया। जैसे मैंने शिक्षा के अधिकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो साजिश हो रही थी उसको रोकने का काम करवाने के लिए तख्ती देकर प्रदर्शन किया। वैसे एक दवा एक दाम लागू करो जिसका फायदा गरीबों को मिले, अमीरों को मिले, इस बात के लिए आवाज बुलंद करने का काम किया। उसके बाद भाइयों, हरियाणा की एक बेटी बहन मनीषा को
जिसको मार दिया गया, न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसके बाद सीबीआई जांच की घोषणा हुई, वरना पहली सरकार सो रही थी मेरे भाइयों। हरियाणा की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ने का काम किया। प्यारे भाइयों, एसएससी के अभ्यर्थी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पार्लियामेंट में उनकी आवाज को उठाने का काम किया और पहला वो अकेला शख्स था जिसने उनकी समर्थन में खड़े होने का काम किया कि एसएससी के बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने एसएससी के जो हमारे चेयरमैन हैं और डीएमटी मिनिस्टर को पत्र लिख के और ज्ञापन देके ये सुनिश्चित कराने का काम किया कि उनकी मांगों की सुनवाई। प्यारे भाइयों, यही नहीं, समान काम, समान वेतन, समान सम्मान पॉलिसी लागू हो और जो आउटसोर्सिंग पे, संविदा पे, ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी पक्की की जाए और उनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन दे। इसकी मांग को भी पार्लियामेंट के जरिए मैंने उठाने का काम किया। मेरे भाई, मेरे लोकसभा क्षेत्र में और बिहार, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में पानी की समस्या, बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, उस मांग को भी मैंने जोर शोर से उठाने का काम किया। और मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लिखूंगा पत्र। हर जिले में आप चेक करा लो, 11,000 की लाइन से बड़ी लाइन जा रही है छतों के ऊपर से। हर जिले में हर महीने में कई लोगों की जान जाती है, लेकिन सरकार चाहे तो उन लाइनों को शिफ्ट करा सकती है, लेकिन नहीं कराती। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आज मैं पत्र लिखूंगा और एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे, लोगों की जान की रक्षा कराने का काम करेंगे। प्यारे भाइयों, उसके साथ साथ जो मांगे मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, इस मांग को भी पत्र लिख के भी और आंदोलन करके भी मैंने अधिवक्ताओं के पक्ष में इस मांग को उठाने का काम किया। मेरे भाई, मैं पहला वकील हूं प्यारे भाइयों जिसने अधिवक्ताओं के इस मांग को उठाने का काम किया। मुझसे पहले बहुत सारे वकील गए, सांसद बन के मंत्री भी बने, कभी भी किसी ने इस मांग को नहीं उठाया। और पुरानी पेंशन बहाल करो, इस मांग को भी मैंने जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। मेरे भाइयों, इस मांग को भी उठाने का काम किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, निवास करती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो कि सड़कों के कितने बुरे हाल हैं, सड़कों की जगह गड्ढे हो रहे हैं। ये सरकार जब आई थी 2017 में तो कहती थी कि हम गड्ढे भर देंगे, लेकिन गड्ढे तो नहीं भरे। ये सरकार गड्ढे में चली गई है, लेकिन गड्ढे भरने में ये सरकार सफल नहीं हो पाई है। और आज भी पूरे प्रदेश की किसी गांव की सड़क को जाकर देख लो, शहर की सड़क को देख लो, ना निकासी की सही व्यवस्था है और ना ही गड्ढे भरे गए हैं। गड्ढे भरे ना जाए, इनकी जेबें सरकार के लोगों की जरूर भर रही है। इनकी जेबों को खाली कराने का और गरीबों के गांव से इन गड्ढों को भरने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे भाइयों, एक सांसद इतना काम, एक सांसद इतना काम। और सोचो अगर इस विचार के 20, 25, 30 सांसद बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्रांति आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आपने अब तक वोट देके कितने लोगों को विधानसभा भेजा, लेकिन इस विचार में, अम्बेडकरवादी विचार में, अर्जक संघी विचार में, मानवतावादी विचार में, बहुजनवादी विचार में जो भाईचारे की शक्ति है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति है, वो किसी और विचार में नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास मौका आ गया तीसरे पंचायत चुनाव में। आप इस बार आजाद समाज पार्टी की शक्ति को इस मंडल में बढ़ाने का काम करें, उनको ताकत देने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? इसके लिए भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अब मैं अपना दर्द आपके सामने साझा करना चाहता हूं। लेकिन दर्द साझा तब करूंगा क्योंकि जब मैं दर्द साझा करूंगा, भविष्य में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां मुझे किस अधिकार किस तरह से देखेगी, मैं इस बात को आज नहीं कह सकता। वर्तमान में जिन लोगों से मैं सवाल करूंगा
वो लोग इस बात को किस तरह देखेंगे, हो सकता है मेरी आलोचना भी। आलोचना करना लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, लेकिन अगर मेरी बात के बाद उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि बहुत जल्द हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा देंगे, महापुरुषों के सपने को पूरा कर देंगे। मेरी बात को अभी याद रखें। प्यारे वालों, किसी भी समाज की नींव होती है उस समाज का पढ़ा लिखा सक्षम समाज, जो दफ्तर में बैठता है, जिसके घर में एक महीने का राशन होता है, जिसको अपने बच्चों की फीस के लिए सोचना नहीं पड़ता, कपड़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता, जिसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, वही समाज किसी भी आंदोलन का समाज का नेतृत्व करता है। और आज मैं संभावित खतरे बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन दाखिल हुई कि SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। बहुत गंभीर बात है मेरे भाइयों, सुनना। ये सच है कि समाज में जो आगे निकला उसने जो पीछे छूट गया उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं इस बात को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता हूं कि समाज के अंदर ये कमी है, लेकिन समाज भाइयों ये जो PIL दाखिल हुई है, मैं आज इस बात को कह रहा हूं बनते की चोट पे, ये आपको कुछ देने के लिए नहीं हुई है मेरे भाइयों। ये इसलिए हुई है कि आपके समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जिनका कुछ % हिस्सा समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उस समाज को और हाशिए में पड़े समाज में एक तलवार खींच दी जाए, जिससे जो सक्षम हो गया वो लड़े ना, और असक्षम जो भी है वो लड़ ना पाए और इनके अधिकारों को डकारा जा सके। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं मेरे भाइयों, जो इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण को पंख लगा के सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो, लेटरल एंट्री सुविधा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी नौकरी को हड़प रहे हो, वो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते, जिनकी मंशा ही, जिस आंदोलन की, जिस विचार की मंशा ही आपकी तरक्की के खिलाफ थी, वो आंदोलन कभी आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरी बात को याद रखें। जब दुश्मन आपकी बात करे कि मैं आपका हितैषी समझ जाना कि चाकू पे धार बड़ी तेज लगी हुई है और ये चाकू इस बार आर पार ही जाएगा, मेरी बात को आप याद रखना। बहुत जिम्मेदारी की बात आपसे कह रहा हूं मेरे भाई। प्यारे भाइयों, दूसरा, 4 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक कन्नौज में, एक सहारनपुर में, एक अंबेडकर नगर में और एक जालौर में। जिन 4 मेडिकल कॉलेज में पूर्ववर्ती सरकार ने, क्योंकि उनको मौका मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों की, उनको जो निर्माण हुआ है मेडिकल कॉलेज का, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से हुआ। जो पैसा शेड्यूल कास्ट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनके विकास के लिए आता पैसा बजट में आता है, उस पैसे से निर्माण हुआ था। और मेडिकल की पढ़ाई महंगी है। बाकी बहुसंख्यक स्कूल कॉलेजों में से उन 4 कॉलेजों में आरक्षण की संख्या बढ़ाने का काम किया था। लगभग 340 सीटों में आरक्षण को मजबूत करने का काम किया था। कल उसमें आदेश आया कि वो आरक्षण गलत है और वो आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये ऑर्डर जो है कल लखनऊ इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो एक पीठ है लखनऊ की, उससे ही ऑर्डर आया। लगभग 200 बच्चे व्यवसाय डॉक्टर बच्चे थे, उन बच्चों की गर्दनों पे तलवार चलाने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने करने का काम किया लखनऊ पीठ ने। और मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं भाइयों कि 804 साल का कोर्स होता है, 800 तो
परिवार वही है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिर समाज में हजारों IAS, IPS, वकील, जज, बिजनेसमैन, नेता तमाम लोग हैं यहां, लेकिन किसी ने उसकी पैरवी करने का काम हाईकोर्ट में नहीं किया, क्योंकि न्यायपालिका में तो जो आप रखोगे और जिस तरह से पैरवी करोगे उसी तरह से आपके पक्ष में डिसीजन होंगे। पैरवी कमजोर रही तो ऑर्डर हमारे खिलाफ आ गया। क्योंकि मैं उदाहरण इस बात के साथ दे रहा हूं, 11, 13, 15 में भी ये गया था कोर्ट के सामने और कोर्ट ने इसको खारिज किया था। फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि इसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया। 200 डॉक्टर आपके बच्चे जो हर साल कर रहे थे उनको पीछे खींचने का काम किया, क्योंकि 1 करोड़ रुपए डोनेशन देनी पड़ती है प्राइवेट स्कूल में। और एक सर्वे कहता पार्लियामेंट्री कमेटी का कि 1% शेड्यूल कास्ट के बच्चे और 0.50 समथिंग आदिवासी समाज के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 11% OBC समाज के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लगभग 87% बच्चे सामान्य जाति के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जहां बहुत महंगी फीस होती है। 2 बातें हो गई प्यारे भाइयों। अभी कानपुर में